हेलो। ओके, अगर कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी द स्क्रीन सो दैट वी कैन स्टार्ट। जी राविया जस। हेलो राविया, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। क्या क्या आप बच्चों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, जी दानी। आवाज भी आ रही है और स्क्रीन भी नजर आ रही है। चले ठीक। अगर आपको आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है। बाय द वे, आप तमाम बच्चे जब चाहे अपने आप को जो है वो अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि अब जब मैं स्क्रीन पे लिखना शुरू करूंगा तो आपको भी नजर आएगा कि मैं जूम को असल में देख नहीं रहा इस वक्त। तो आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। देखिए, लास्ट टाइम हम इलेक्ट्रॉनिक्स का जिक्र कर रहे थे, हमने डायोड की बात की। अच्छा, डायोड में जो आखिरी चीज मैंने आपको पढ़ाई थी वो पढ़ाई थी हाफ वेव रेक्टिफायर। डायोड में एक रेक्टिफिकेशन और है जिसका आप नाम देते हैं क्या? फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा, शायद कहीं पर आपको ये जुमला नजर आ जाए कि ट्रांसफार्मर के आपने दो टाइप्स पढ़ी, एक कहलाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक कहलाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर है जिसको हम नाम देते हैं किसका? सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। स्टेबलाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, अब ये यहाँ इस्तेमाल कैसे होगा देखें। आपके पास एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स है, वो ये रही। ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल होते हैं, तो लेट से दिस इज प्राइमरी कॉइल, और यहाँ पर आपके पास जो है वो दूसरा कॉइल मौजूद होगा जो हमारे लिए कहलाएगा क्या? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, ये वाला सेकेंडरी है। वैसे इन कॉइल्स को जो है ना कुछ इस तरह होना चाहिए। ठीक, एक चीज तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि जो ट्रांसफार्मर मैं लगा रहा हूँ उसमें प्राइमरी के टर्न ज्यादा हैं, सेकेंडरी के कम है। यहाँ पर एक डायोड ये रहा, इसको मैं D1 कहता हूँ, और एक डायोड ये रहा, इसको मैं D2 कहता हूँ। देखिए, जो कॉइल होता है ना, ये कॉइल इंडक्टर कहलाता है। रेजिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसमें करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। इंडक्टर में ये जो है ना वो 180 रिवर्स होते हैं, ये 180 एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। ये जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, इस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर से हम करते क्या है, ये देखिए सेंटर से एक वायर निकली और यहाँ पर मैंने अपनी वो लो रेजिस्टेंस लगाई है जिसके अक्रॉस मुझे आउटपुट मिलेगा। जो भी आउटपुट मैं कनेक्ट करूंगा वो आउटपुट यहाँ कनेक्ट होगा। अब क्योंकि एग्जाम में वर्किंग आपसे नहीं पूछी जानी, अब आपको इसका एंड रिजल्ट याद होना चाहिए कि जब करंट पास होगा तो अगर आपके पास पॉजिटिव साइकिल है तो जो D1 है वो D1 आपके पास क्या बन जाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड। और जो D2 है वो क्या रहेगा? रिवर्स बायस। करंट मूव करेगा R में राइट टू लेफ्ट, और मुझे यहां पर जो है वो आउटपुट मिल जाएगी। ठीक, जब नेगेटिव करंट की बात आएगी तो नेगेटिव करंट के केस में अब आप ये समझ लीजिए कि जो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है इसका इंपैक्ट ये है कि जब हमारे पास यहां पर क्रस्ट आता है इनपुट पे, तो D1 पे क्रस्ट आता है, और आप ये समझ लें कि D2 पे क्या आता है? ट्रफ आता है, बिकॉज ऑफ फेज रिवर्सल। नतीजा क्या निकलेगा? D1 फॉरवर्ड बायस है, D2 जो है वो रिवर्स बायस है। जब आपके पास ट्रफ आएगा तो D1 के पास तो ट्रफ ही आएगा, यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसा इनपुट होता है D1 के पास वही आता है। लेकिन D2 के पास आप ये कह सकते हैं वो रिवर्स होके आएगा।
तो जब इनपुट पे क्रस्ट था तो D2 के पास ट्रफ आया। अब जब इनपुट पे ट्रफ है तो D2 के पास क्रस्ट आएगा। जब क्रस्ट आएगा तो D2 बन जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड, ये हो जाएगा रिवर्स बायस। करंट अभी भी मूव करेगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, आपको आउटपुट जो है वो मिल जाएगा। यही वजह है कि इसको आप नाम दे रहे हैं फुल वेव रेक्टिफायर का, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वेव जो है वो जाया नहीं होगी। ये जो फुल वेव रेक्टिफायर है, ये बेसिकली सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर कहलाता है, क्योंकि इसमें जो ट्रांसफार्मर है वो सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इतनी वर्किंग आपको नहीं, आपको एंड रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली याद रहने चाहिए कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की वजह से D1 अगर फॉरवर्ड है तो D2 रिवर्स है, D2 अगर फॉरवर्ड है तो D1 रिवर्स है, करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। अगर आप फुल वेव रेक्टिफायर बनाना चाहते हैं तो इसकी एक शक्ल और भी होती है जो ब्रिज रेक्टिफायर कहलाती है। ये नाम आपने शायद सुना हो। कहाँ पर? जब आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे, वहां पर आप पावर सप्लाई इस्तेमाल करते थे। तो उस पावर सप्लाई के अंदर जो है वो ब्रिज रेक्टिफायर इस्तेमाल होता है। टॉपिक नहीं है, सिर्फ क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा हूँ इस हवाले से बता देता हूँ। जो ब्रिज रेक्टिफायर होता था, उस ब्रिज रेक्टिफायर में आप क्या करते थे, आप 4 डायोड कनेक्ट करते थे। और वो 4 डायोड जो है वो कुछ इस तरह कनेक्ट होती है जैसे वो आप वो व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया करते थे। ठीक, दो अपोजिट जंक्शन पे आपने जो है वो इनपुट सप्लाई कर देना है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। और दो अपोजिट जंक्शन पे आपने लोड रेजिस्टेंस लगा दी थी आर। अगर मैं इनको नाम दे दूं, मैंने इनको नाम दिए लेट्स से D1, D2, D3, D4। ठीक है, अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह होती है कि अगर आपके पास D1 फॉरवर्ड है तो D4 फॉरवर्ड होगा, और अगर आपके पास D1 फॉरवर्ड है तो D3 फॉरवर्ड होगा। और दोनों सूरतों में आपके पास जो एंड रिजल्ट है, वो एंड रिजल्ट जो है वो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। करंट की डायरेक्शन कैसे? अगर मैं सिर्फ थोड़ी सी करंट की डायरेक्शन दिखा दूं, तो अगर आप इमेजिन करें करंट यहां से आया, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। करंट यहां से आएगा, तो अब आपको नजर आ रहा है कि डायोड में करंट पी से एन जाता है, तो करंट इधर फ्लो करेगा। इस पॉइंट पे आने के बाद वो यहां फ्लो करेगा, करंट जा रहा है राइट टू लेफ्ट। आधी साइकिल के बाद, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग है ना, ये अपनी पोलैरिटी चेंज करेगा। तो अब आपके पास ये वाला जो एंड है, ये बन जाएगा पॉजिटिव, ये बन जाएगा नेगेटिव। तो अब करंट इधर ट्रेवल करेगा। अगर आप इस साइन को पॉजिटिव बना रहे हैं तो करंट इधर ट्रेवल करेगा, क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद D4 में नहीं जा सकते, क्योंकि D4 रिवर्स बायस्ड है। यहाँ आने के बाद करंट वापस इधर ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, और यहाँ आने के बाद इस तरफ जाना है, मैं एक ऑरेंज वाला एरो बना दूं तो वो इस तरफ जाना था। इन शॉर्ट, एक वक्त में D2 D4 फॉरवर्ड होंगे और एक वक्त में D1 D3 फॉरवर्ड होंगे। और जो एंड रिजल्ट है, वो एंड रिजल्ट क्या है? फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए कि अगर कहीं पर ब्रिज रेक्टिफायर का जिक्र नजर आए तो वो ऐसा होता है। हमारे लिए फिलहाल सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, किताब के अंदर मौजूद है। ट्रांसफार्मर में फुल वेव रेक्टिफिकेशन की क्यों जरूरत थी? इसलिए जरूरत थी क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर आधी वेव को जो है वो जाया कर देता है। हाफ वेव रेक्टिफायर जो है वो आधी वेव को जाया कर देता है, जबकि फुल वेव का फायदा भी होगा कि आपके पास कोई भी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होगी। ऑब्वियसली कोई भी सिस्टम आइडियल तो नहीं है, 100% तो एफिशिएंसी नहीं हो सकती, पावर लॉसेस डेफिनेटली होते हैं। लेकिन हाफ वेव में तो डेफिनेट था कि 50% पावर लॉस तो एज इट इज हो जाएगा, और फिर जो बाकी 4-5% के पावर लॉसेस होंगे, तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की जो एफिशिएंसी है ना, वो तो 45% के आसपास होगी, 42, 43, 45। क्यों? 50% से तो वो शुरू होगा, और फिर जब बाकी पावर लॉसेस होंगे तो वो 50 से भी कम हो जाएगा। जो आपके पास फुल वेव रेक्टिफायर है, डेफिनेटली आइडियल के केस में 100 होना चाहिए, लेकिन 100 डेफिनेटली कहीं पे भी नहीं होता। डायोड जो था वो टू टर्मिनल डिवाइस था। डायोड के बाद जो आपने अगली डिवाइस पढ़ी, वो आपके पास बेसिकली कहलाती थी थ्री टर्मिनल डिवाइस, जिसको आप ट्रांजिस्टर का नाम देते थे। लेकिन इससे पहले मैं ट्रांजिस्टर पढ़ा हूँ, डायोड की कुछ टाइप्स हैं। शायद एक एक नाम आपने जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में जो है वो पढ़ा हो।
क्या न्यूक्लियर फिजिक्स में डायोड का कोई यूज पड़ा था? अगर कोई एक बच्चा जो है वो बता दे। किसी को याद हो? याद है जहाँ पे आपने वो गीगर म्यूलर काउंटर पढ़ा होगा, वहां पे सॉलिड स्टेट डिटेक्टर पढ़ा होगा। जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है वो बेसिकली डायोड इस्तेमाल कर रहा होता है। वो जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस डायोड होता है। हमने हमने कल खासतौर पर ये बात कही थी कि डायोड जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कंडक्ट करता है, लेकिन कुछ डायोड ऐसे होते हैं जिनमें रिवर्स बायसिंग में अगर आप एक सर्टेन वोल्टेज अचीव कर लें तो उसमें करंट अचानक से शूट करता है। ठीक है, वो फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं, जीना डायोड कहलाती है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि डायोड जनरली, जो पीएन जंक्शन डायोड होती है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्ट करती है, लेकिन हमारे पास ऐसी डायोड्स भी होती हैं जो रिवर्स बायसिंग में चले। अब जैसे डायोड की एक टाइप है जिसको हम नाम देते हैं क्या? फोटो डायोड। नाम से जाहिर है कि फोटो डायोड एक ऐसी डायोड है जो लाइट को कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। सो मैं कह सकता हूँ इट विल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक। ये जो आपके पास डायोड होती है, इस डायोड का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इट वर्क्स इन रिवर्स बायस। ये वर्क करेगी कहां पर? रिवर्स बायस में। ठीक है। तो एक एग्जांपल आपके पास जो है वो ये हो गई। फोटो डायोड कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? फोटो डायोड आप इस्तेमाल करते हैं जो कन्वेयर बेल्ट वगैरह होती है फैक्ट्रीज में, कि जहाँ पे आर्टिकल बेल्ट के ऊपर घूम रहे होते हैं, आप उन्हें डायरेक्टली जो है वो डिटेक्ट करना चाहते हैं, आप उन्हें काउंट करना चाहते हैं वहां पे। एक डायोड होती है जिसको हम नाम देते हैं लाइट इमिटिंग डायोड। ये शायद आपने ज्यादा सुनी हुई हो, लाइट इमिटिंग डायोड। इसको लिखा जाता है एलईडी, लेकिन भराए मेहरबानी इसको उस एलईडी से कंपेयर ना कीजिएगा। वो जो एलईडी स्क्रीन होती है वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। ये जो एलईडी लाइट है वो ये लाइट इमिटिंग डायोड है। जो लाइट इमिटिंग डायोड है उसके बारे में हम ये कहते हैं कि जब आप इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो ये आपको जो है वो लाइट एनर्जी देगा। यानी एक सेंस में आप कह सकते हैं फोटो डायोड का रिवर्स है, कि ये आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी देगा। और ये क्योंकि उसका रिवर्स है तो ये कौन से मोड में चलता है? फॉरवर्ड बायस्ड। हमें यह मालूम होना चाहिए कि जो लाइट इमिटिंग डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में जो है वो चलेगा। अच्छा, अब ये जो थर्ड टाइप हो गई वो आपके पास सोलर सेल है। ठीक है, जो सोलर सेल्स होते हैं वो भी आपके पास जो है वो फोटो डायोड होता है। और अगर वो फोटो डायोड है तो आपको याद होगा कि वो जो है वो रिवर्स बायस मोड में जो है वो चलते हैं। अच्छा, जो सबसे आखिरी था वो है आपके पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। देखिए, जो सॉलिड स्टेट डिटेक्टर है, सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है वो सेमीकंडक्टर डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है। और ये इस्तेमाल होते हैं किस मकसद के लिए? ये इस्तेमाल किए जाते हैं आपके पास जो है वो रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। ये इस्तेमाल होंगे रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। और ये जितने भी सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स होते हैं ये सारे के सारे जो है वो रिवर्स बायस होंगे। हमें सिर्फ अगर इनके नाम याद रह जाए, इनका काम याद रह जाए और ये याद रह जाए कि कौन सा फॉरवर्ड है कौन सा रिवर्स है, दिस इज मोर देन इनफ फॉर अस फॉर एप्टीट्यूड टेस्ट। डायोड जो है वो टू टर्मिनल डिवाइस था। अब जिस डिवाइस की हम बात करेंगे ये कहलाता है क्या? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर इज बेसिकली अ थ्री टर्मिनल डिवाइस। अब मैंने कल ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मटेरियल आपके पास सिर्फ दो तरह के होते हैं, या तो वो पी टाइप है या वो मटेरियल आपके पास एन टाइप है। ठीक। अब अगर आपके पास थ्री टर्मिनल डिवाइस बनानी है तो कैसे बनाएंगे? आपने वो थ्री टर्मिनल डिवाइस को इस तरह बनाएंगे, दो एन के दरमियान एक पी को सैंडविच कर दिया, कुछ इस तरह। मैं थोड़ा सा इसे नीट कर दूंगा बस। ये आपके फर्स्ट कर लें एन है, ये पी है और ये एन है।
आपने दो एन टाइप लिए, उनके दरमियान एक पी टाइप इंसर्ट कर दिया। याद रखिएगा ये कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन है, ये कॉन्फ़िगरेशन पीएनपी हो सकती है, लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एनएनपी या पीपीएन नहीं हो सकती। क्यों? दो एन को मिलाने का मतलब कोई जंक्शन नहीं बना। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो आपको दो पीएन जंक्शन नजर आएंगे। एक पीएन जंक्शन ये रहा, एक पीएन जंक्शन ये रहा। अगर मैं जो वो ऐसा कर देता कि दो एन मिला देता और एक पी, तो ये तो सिर्फ एक ही जंक्शन बनता है, ये वन टू टर्मिनल डिवाइस कहलाती। थ्री टर्मिनल डिवाइस बनाने के लिए या तो आपके पास ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन होता है, और अगर वो एनपीएन नहीं होगा तो वो ट्रांजिस्टर आपके पास जो है वो पीएनपी होगा। यानी पीएनपी का मतलब आप दो पी टाइप लेंगे, उनके दरमियान एक एन टाइप सैंडविच किया जाएगा। वंस अगेन यहाँ पर भी दो पीएन जंक्शन होंगे। ठीक। अच्छा, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर, हम किसी एक की वर्किंग को जो है वो फोकस कर लेते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर की। अगर आप बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की, तो देखिए एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप या इवन पीएनपी ट्रांजिस्टर में भी आप एक चीज जो है वो नोट कर रहे होंगे। और आप वो नोट क्या कर रहे हैं कि दोनों एन की विड्थ ज्यादा है और पी की विड्थ कम है। ये जो विड्थ है, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये जो विड्थ है ना, ये रिप्रेजेंट करती है किसको? लेवल ऑफ डोपिंग को। ये रिप्रेजेंट करती है किसे? लेवल ऑफ डोपिंग को। विड्थ ज्यादा होने का मतलब है लेवल ऑफ डोपिंग ज्यादा है, विड्थ कम होने का मतलब है लेवल ऑफ डोपिंग कम है। यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि जब आप बात करेंगे ट्रांजिस्टर की, जब आप बात करेंगे ट्रांजिस्टर की, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में दोनों एन की विड्थ ज्यादा है, यानी यहाँ पे लेवल ऑफ डोपिंग ज्यादा है। लेवल ऑफ डोपिंग ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर चार्ज कैरियर की डेंसिटी ज्यादा होगी। जो पी है उसकी विड्थ कम है, तो इसका मतलब है वहां पे लेवल ऑफ डोपिंग हमारे पास जो है वो कम होगा। अब ये जो एन है ये कहलाता है इमीटर, जो पी है ये कहलाती है बेस, और ये एन कहलाता है क्या? कलेक्टर। देखिए हमें एक बार याद है कि जो जंक्शन है पीएन जंक्शन, उसमें करंट हमेशा जाना चाहिए पी से एन। कब? जब वो फॉरवर्ड बायस हो। लेकिन दिस पी टू एन इज एक्चुअली कन्वेंशनल करंट, उसूली तौर पे तो इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एन से कहाँ जाएंगे? पी की तरफ। जब ये इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएंगे तो एक करंट जनरेट होगा जिसको हम नाम देते हैं इमीटर करंट। क्योंकि पी के अंदर होल मौजूद होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन होल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जाया हो जाएंगे। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होल से रिकम्बाइन हो गए, वो एक करंट बनाएंगे जो आपके पास कहलाएगा बेस करंट। जो बाकी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कलेक्टर तक पहुंचेंगे, वो कहलाएंगे कलेक्टर करंट। अब आपको शायद समझ में आए कि अगर बेस मौजूद नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होता। ऑब्वियसली अगर आप दो एन मिला देंगे तो इलेक्ट्रॉन कभी भी मूव नहीं करेगा। एन और पी से इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएगा। तो शायद इसी वजह से इसको बेस कहा गया कि ये वो बुनियाद है जिसकी बुनियाद पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है। क्यों लेवल ऑफ डोपिंग को कम रखा गया? ताकि कुछ इलेक्ट्रॉन बेस में रिकम्बाइन हो जाए, बाकी कलेक्टर तक जाए। अगर आप लेवल ऑफ डोपिंग एक जैसी कर देते शायद कलेक्टर तक कुछ पहुंचता ही नहीं, जितने मीटर से निकलते वो बेस में खत्म हो जाता है। लिहाजा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। आई ई इज इमीटर करंट, आई बी इज बेस करंट, आई सी इज कलेक्टर करंट। ठीक है। अब डायोड को इस्तेमाल करने के दो मोड्स थे। डायोड जो है वो फॉरवर्ड होता था, डायोड जो है वो रिवर्स होता था। ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास तीन मोड्स होते हैं। ट्रांजिस्टर कट ऑफ होता है, ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होता है। क्या फर्क है इनमें? देखिए अगर आप एक ट्रांजिस्टर का सिंबल आप देखें तो ट्रांजिस्टर का सिंबल जो है वो कुछ, जो हमने ऊपर स्कीमेटिक डायग्राम बनाई, ऑब्वियसली वो सिंबल नहीं है। सिंबल इसका कुछ ऐसा होगा। आपको एक थ्री टर्मिनल डिवाइस जो है वो बनानी होगी। कुछ इस तरीके से ये आपके पास एक थ्री टर्मिनल डिवाइस है, जिसमें ये कहलाती है बेस, ये कहलाएगा एमीटर, और ये कहलाएगा कलेक्टर। अगर ये करंट बाहर की तरफ है, अगर ये करंट जो है वो बाहर की तरफ है, तो आपके पास ये कहलाता है क्या? एनपीएन।
और ये आपके पास जो है वो दूसरी टाइप बन जाएगी ट्रांजिस्टर की। अच्छा, अब समझा क्या रहा था? अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट के फ्लो को देखें तो एक उसूल याद कर लें। जो बेस कलेक्टर जंक्शन होता है, क्योंकि 2 पीएन जंक्शन है ना, आपके पास जो है वो 2 पीएन जंक्शन है। अगर आप बात करेंगे बेस कलेक्टर जंक्शन की, तो याद रखिएगा बेस कलेक्टर जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बायस। और जहां तक बेस एमीटर की बात है, क्योंकि अगर मैं ये डायग्राम ऊपर वाली आपको दिखा दूं, तो 2 पीएन जंक्शन है। एक एमीटर और बेस के दरमियान है, ये वाला जिसको मैं ब्लू से हाईलाइट अप कर रहा हूं, और एक बेस और कलेक्टर के दरमियान है। याद रखिएगा बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स होता है, और बेस एमीटर अगर आपके पास रिवर्स हुआ तो अब करंट फ्लो नहीं करेगा। दिस इज नोन एज कट ऑफ। और अगर ये वाला फॉरवर्ड बन गया तो ये कहलाएगा एक्टिव। ये कट ऑफ और एक्टिव को मिला के ट्रांजिस्टर का एक यूज बनाया गया जिसे ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कहते हैं, कि ट्रांजिस्टर की मदद से आप सर्किट में जो है वो करंट को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब आप ट्रांजिस्टर की मदद से जो है वो करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर वो एक्टिव है तो करंट पास होगा, अगर वो एक्टिव नहीं है तो करंट जो है वो पास नहीं होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी बात है जो हमें मालूम होनी चाहिए। ट्रांजिस्टर के हवाले से आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, IC इज इक्वल टू बीटा IB। कहते हैं कि अगर आप बेस करंट को मामूली चेंज करें तो कलेक्टर करंट में बहुत ज्यादा चेंज नजर आता है। कब? जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में होता है। ये बीटा जो है वो करंट गेन कहलाता है, IC ओवर IB। इसकी वैल्यू यूजुअली जो है वो हंड्रेड्स में होती है, 200 होगी, 300 होगी, 500 होगी। ठीक, आपको ट्रांजिस्टर के हवाले से जो है वो ये बातें मालूम होनी चाहिए। अगर ट्रांजिस्टर कट ऑफ और एक्टिव के दरमियान है तो वो आपके पास जो है वो स्विच है। अगर ट्रांजिस्टर सैचुरेशन मोड में है तो सैचुरेशन मोड में जब ट्रांजिस्टर होता है तो उसका जो इस्तेमाल है वो इस्तेमाल है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर एक ऐसी डिवाइस को कहते हैं जिसका काम किसी सिग्नल को लार्ज करना हो। फॉर एग्जांपल अगर आप उसे एक छोटा सिग्नल दें तो वो उसके एम्पलीट्यूड को क्या करे, बढ़ा दे। ये जो ट्रांजिस्टर्स हैं, ये अगर आपने एम्पलीफायर्स का नाम सुना है, तो जो एम्पलीफायर्स होते हैं जिनका काम एम्पलीफिकेशन है, उनके अंदर जो है वो ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, हाँ, मैंने ऊपर ये बात बता दी थी कि ये वाला ट्रांजिस्टर जो है वो एनपीएन है और ये वाला पीएनपी है। मैंने जो बात बताई है वो क्या, कि अगर आप चाहते हैं कि ट्रांजिस्टर एक्टिव हो तो बेस इमीटर को फॉरवर्ड होना चाहिए। कितना वोल्टेज चाहिए होता है पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बनाने के लिए? तकरीबन आई गेस फॉर सिलिकॉन वो 0.7 वोल्ट के करीब होता है। अगर बेस इमीटर के दरमियान वोल्टेज 0.7 से कम है तो फिर वो रिवर्स बायस्ड होगा। अगर वो 0.7 से ज्यादा है तो वो क्या बनेगा, फिर वो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, यानी ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव मोड में आ जाएगा। ठीक है, यहां तक का पार्ट वो पार्ट था जो हमने देखना था इलेक्ट्रॉनिक्स के जुमरे में, कि आपके पास जो है वो डायोड है, आपके पास जो है वो ट्रांजिस्टर है। इन डिवाइसेस के आपको यूज पता होने चाहिए। अगर आप डायोड और ट्रांजिस्टर के डिफरेंसेस की बात करेंगे तो डायोड्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज है, दे यूज मोर वोल्टेज, दे प्रोड्यूस मोर हीट। यानी अगर मैं एक छोटा सा कंपैरिजन यहाँ पे लिख दूं तो इनका साइज ज्यादा होगा, लार्ज इन साइज, more voltage is needed, obviously they will produce more heat, dissipated। इसके बरखिलाफ अगर आप बात करेंगे ट्रांजिस्टर्स की, तो जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनका साइज जो है वो स्मॉल होगा, दे विल बी नीडिंग लेस voltage और दे विल बी प्रोड्यूसिंग लेस हीट। अच्छा, क्योंकि आप सारे जो है वो ए कैड वाले बच्चे हैं, और अब मुझे पता नहीं भी क्लास में जो है वो तकरीबन 5 बच्चे मौजूद हैं। हाँ, अगर किसी को जो है वो कंप्यूटर से जो है वो लगाव है, दिलचस्पी है और वो प्रोसेसर्स वगैरह के बारे में जानता है, आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है ना, आप अक्सर सुनते होंगे प्रोसेसर्स में जो है ना एक साइज बताया जाता है। हाँ, आपके पास जो है वो 10 नैनोमीटर है या 10 माइक्रोमीटर है या 5 नैनोमीटर है या 7 नैनोमीटर है।
ये बेसिकली उस ट्रांजिस्टर के साइज को रिप्रेजेंट करता है जो किसी सर्किट के अंदर इस्तेमाल होगा। जैसे प्रोसेसर्स होते हैं, एक टाइम था कि उनमें जो ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होता था वो आपके पास जो है वो 250 के आसपास होगा। आजकल इंटेल जो है वो 10 के ऊपर है, ठीक है? और अगर आप जो है वो एप्पल की बात करते हैं या एएमडी की बात करते हैं, तो ये जो है वो मेरा ख्याल है कि उन्होंने साइज़ जो है वो 5 या 7 तक वो लेके आ गए। ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा ना, वो उसे उतने कम वोल्टेज की नीड होगी, उतना ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा, वो उतनी कम जो है वो हीट प्रोड्यूस करेगा। याद रखिएगा जो हीट डिसिपेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, ये उनके परफॉर्मेंस को जो है वो डिग्रेड करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक कंप्यूटर मौजूद है और आप उसे 20 घंटे तक बड़ा ही उसके ऊपर कोई एक्सटेंसिव टास्क जो है वो कैरी आउट करें, तो शायद आप नोट करेंगे जैसे-जैसे वक़्त गुज़रेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाएगी। तो ट्रांजिस्टर इसलिए जो है वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं कि वो स्मॉल हैं, वो लेस वोल्टेज ले रहे हैं और वो लेस हीट जो है वो डिसिपेट करते हैं। अब जो बातें करूँगा वो प्योरली जो है वो कम्युनिकेशन की है। अच्छा मेरे ख़्याल से एक ऐसा टॉपिक है जिससे मुताल्लिक इवन पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स से जो है वो कोई एक ही एमसीक्यू जो है वो पेपर में आएगा। और मुझे ऐसा लगता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, डायोड ट्रांजिस्टर में ही पूछ के ख़त्म कर देता है। लेकिन क्योंकि हमें रिव्यू करना है तो हम तो ये सोच रहे हैं कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई 8-10 सवाल आ जाएँगे, जो लीस्ट लाइकली है। ठीक है? क्योंकि आपके पास जो है वो टोटल 20 चैप्टर हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर के मिला के। सबसे कम से कम 1 आएगा, जो बड़े चैप्टर हैं उनसे 2-2 एमसीक्यूज़ या 3 एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक जैसे चैप्टर से सिर्फ 1 ही एमसीक्यू आना है, तो वो कोई बहुत ही जो है वो कोई बहुत ही मुश्किल किस्म का मेरा नहीं ख्याल कि वो होता होगा। अगर आप कम्युनिकेशन की बात करें, तो थोड़ा-सा बैकग्राउंड दे दूँ कि कम्युनिकेशन में आपने करना क्या है? देखिए, पुराने ज़माने में लोग कम्युनिकेशन करते थे किस मदद से? किस तरीके से? खुतूत, खत लिखे जाते हैं। तो उर्दू में पढ़ोगे ना गालिब की खुतूत निगारी और बहुत सारे लोगों की, तो वो पुराने वक़्तों में जो है वो खुतूत निगारी की जाती थी। खत लिखा जाता था, यानी अगर मैं कहूँ कि वो एक लेटर था, तो लेटर मेरे लिए मैसेज है। मैं क्या करता था, उस लेटर को एक एनवेलप के अंदर बंद करता था, ठीक है? मैं उस लेटर को एनवेलप के अंदर बंद करता था, ये मैंने क्या किया इसका नाम थोड़ी देर बाद आ जाएगा, ठीक है? फिर उस एनवेलप के ऊपर एक एड्रेस लिखा जाता था, उसे जो है वो पोस्ट कर दिया जाता था, ठीक है? या आपके पास जो है वो एनवेलप जो है वो उसके ऊपर एड्रेस लिखा गया, उसे पोस्ट कर दिया गया, अब वो दूसरे एंड पे जाएगा, दूसरे एंड पे जाने के बाद क्या होगा, वो शख्स उस एनवेलप को खोलेगा और उसमें से लेटर को जो है वो बाहर निकाल लेगा। सेम टेक्नीक हम डिजिटल कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। जो मैसेज है, ये मैसेज हमारे लिए कहलाता है क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी, ठीक? इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी को एक नाम और दिया जाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मैं खास तौर पर ये सारी बातें एक साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें बड़ी कन्फ्यूज़िंग है। वो किताब में कहीं ऑडियो कहेंगे, कहीं मॉड्यूलेटिंग कहेंगे, ठीक है? ये जो एनवेलप है, ये एनवेलप बेसिकली हमारे लिए कहलाता है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी। और इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं कैरियर सिग्नल का, ठीक है? और जब आपने लेटर को एनवेलप में डाला, तो ये प्रोसेस कहलाता है क्या? मॉड्यूलेशन। जब आपने लेटर को एनवेलप के अंदर डाला, तो ये कहलाता है क्या? मॉड्यूलेशन, ठीक है? इसका मतलब है कि आप ये जो ऑडियो मैसेज है ना, इसको रेडियो के अंदर एब्ज़ॉर्ब करवा देंगे। जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, आप उसको कैरियर के अंदर एब्ज़ॉर्ब करवा देंगे। बस आप इससे याद रखें कि लेटर को एनवेलप में डालने का मतलब है आपने मैसेज को कंटेनर में डाल दिया है और ये जो प्रोसेस है, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कहलाता है मॉड्यूलेशन, ठीक है? अब ये मॉड्यूलेशन नीडेड क्यों है? मैंने शायद कभी इस बात का ज़िक्र किया हो कि शायद वेव मोशन साउंड पढ़ाते वक़्त कहा था कि जो एरियल होता है ना, जो एंटेना होता है, वो उस वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता है जिससे वो इंटरैक्ट करने वाला है। तो आप देखें गाड़ियों के पीछे एरियल 1 मीटर का भी होता है, 2 मीटर का भी होता है। इसका मतलब जो वेवलेंथ होगी वो 1 और 2 मीटर की होगी। लेकिन अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपके पास जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी है, जैसे मेरी आवाज़ है, मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम से कम होगी तो 20 हर्ट्ज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो 20,000 हर्ट्ज़ होगी। ज़रा फ़ॉर्मूला अप्लाई कीजिए, V
एफ लैम्डा। मुझे मालूम है स्पीड ऑफ साउंड वेव की, अगर आप जो है वो बात करें कि जो स्पीड ऑफ साउंड वेव आप यूज करते हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन जितने भी रेडियो सिग्नल होते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी जो है या इनकी जो स्पीड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली होती है, 3 × 10⁸ की। ठीक, अब जो बात समझाना चाह रहा हूँ इसको सिर्फ जल्दी से जो है वो समराइज करूं। अगर आपने मॉड्यूलेशन नहीं की तो बहुत मुमकिन है कि आपको बहुत बड़े बड़े एरियल्स जो है वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप v लिखते हैं तो आप ये कहते हैं v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी? ज्यादा। अगर वेवलेंथ आपके पास ज्यादा है तो फिर जो एरियल है उसकी लेंथ को क्या होना चाहिए? ज्यादा, क्योंकि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो कम होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूलेशन करते हैं, क्योंकि जो कैरियर सिग्नल होते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी है। रेडियो फ्रीक्वेंसी का मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी लाइट की फ्रीक्वेंसी वाली होनी चाहिए, क्योंकि जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो उनकी स्पीड इंटू 3 × 10⁸ होगी। जब उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो कांस्टेंट स्पीड पे हम उनकी वेवलेंथ को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो हम एरियल की जो लेंथ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये मॉड्यूलेशन आपके पास दो तरीकों से की जाती है। ये मॉड्यूलेशन वैसे तो तीन तरीका है, हमारे सिलेबस में सिर्फ दो हैं। एक कहलाती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एक कहलाती है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब जरा गौर से देखिएगा कि जब मैं कहता हूं कि मैंने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की या मैंने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो दर हकीकत मैंने किया क्या? मेरे पास एक सिग्नल है, ठीक है, और जो मेरे पास सिग्नल मौजूद है जिसको मैं जो हूं वो इंफॉर्मेशन सिग्नल कह सकता हूं, या जिसको मैं कह सकता हूं कि वो मेरे पास जो है वो ऑडियो है या मॉड्यूलेटिंग है। वो सिग्नल कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है ना, तो वो ऐसा होगा, कुछ इस तरह का। ये जो मैंने ब्लू वाला सिग्नल बनाया है, ये ब्लू सिग्नल हमारे लिए कहलाएगा क्या? ऑडियो फ्रीक्वेंसी, जिसका दूसरा नाम है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। कुछ किताबों में इसको इंफॉर्मेशन सिग्नल भी जो है वो कहा जाएगा। ठीक है, फिर हमारे पास जो कैरियर होता है, कैरियर के बारे में मैंने क्या कहा? कैरियर के बारे में मैंने ये कहा कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो जो कैरियर सिग्नल होगा वो कैरियर सिग्नल ऐसा होगा, क्योंकि कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो है वो बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसा होगा। अब हम करेंगे मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को कैसे किया जाएगा? अब जरा इस बात को जो है वो गौर से देखिएगा मैंने किया क्या। मैंने एक कर्व उठाया, अगर मैं इसको कॉपी करने में कामयाब हो जाऊं, मेरे ख्याल से मैं ड्रॉ कर दूं टाइम बच जाएगा। देखिए, मैंने इस कर्व को एज इट इज ड्रॉ कर दिया ऊपर की तरफ, ठीक है। और इसी कर्व को मैं इसका अगर दूसरा फेस बनाऊंगा तो क्या होगा? ये नीचे जाएगा, ये ऊपर आएगा, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। याद रखिए कि जो दोनों कर्व बने हुए हैं ये आपके पास ब्लू वाले कर्व थे, तो बेहतर ये होता कि अगर मैं इनके कलर को जो है वो ब्लू ही रखता कि आप रिलेट जो है वो आराम से कर लेते हैं। ये हो गया, इसका अपोजिट फेस कुछ ऐसा होगा। ये आपके पास ऑडियो सिग्नल है। जो मेरा कैरियर है ना, मैं क्या करूंगा, मैं कैरियर के एम्पलीट्यूड को चेंज करूंगा विद द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑडियो। तो देखिए अब मुझे कैरियर नजर कैसे आएगा। शायद आप ये बात समझ पा रहे हो कि कैरियर की फ्रीक्वेंसी सेम है, सिर्फ कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है किसके साथ? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या ऑडियो सिग्नल के साथ। इसको नाम दिया जाता था एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का। ऑब्वियसली वो आपसे एग्जाम में कुछ प्रोसीजर तो नहीं पूछेंगे, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव विल बी मॉड्यूलेटेड
विद द इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, हम जो है वो क्या कर रहे हैं, हम जो है, मैं यहाँ पे समरी लिख देता हूँ, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर इज चेंज, और इस चेंज में बस ये बात ध्यान में रखिएगा, सिंक्रोनस होगा। सिंक्रोनस का मतलब होता है एक साथ। इस चेंज विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑडियो और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ इक्वेशंस है जो आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन करते हैं तो आपके पास जो कैरियर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफसी है, ये कैरियर की फ्रीक्वेंसी है। जो ऑडियो है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ ए है। तो ये जो बैंड बनेगा ना, इस फ्रीक्वेंसी में आपको जो है वो तीन तरह के बैंड्स नजर आते हैं। एक की फ्रीक्वेंसी होती है एफसी, जो सबसे ज्यादा होती है। फिर एक बैंड लेफ्ट पे होता है और एक राइट पे होता है। किताब के अंदर ये डायग्राम मौजूद है, हमें डायग्राम ना समझने ना कुछ करना है, हमें इसका एंड रिजल्ट याद करना है। ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है एफ सी माइनस एफ ए, और ये वाली फ्रीक्वेंसी होती है एफ सी प्लस एफ ए। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर इसका एम्पलीट्यूड ए है तो ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये ए बाय टू होंगे। ये कहलाती है मिनिमम और ये कहलाती है मैक्सिमम। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें, तो आप सारे मास्टर से प्रिंजिंग वाले हैं, शायद आप एग्री करेंगे, जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो एफसी से एफसी कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास डिफरेंस आएगा 2FA। ये जो 2FA है ना, दिस इज नोन एज बैंड विड्थ। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान हो, सही आप क्या कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि किताब के अंदर सारी चीजें मौजूद हैं। सिर्फ एप्टीट्यूड के लिए आपको सिर्फ बेसिक चीज याद रह जाए कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है। बैंडविड्थ का मतलब होता है द डिफरेंस ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अगर आप लोग इंटरनेट जो है वो यूज करते हैं तो इंटरनेट में बहुत कॉमन टर्म है बैंडविड्थ की, कि जो आपका चैनल है वो मिनिमम और मैक्सिमम क्या फ्रीक्वेंसी सपोर्ट कर सकता है। तो बैंडविड्थ का मतलब होता है टॉइस ऑफ एफ, यानी टॉइस ऑफ ऑडियो फ्रीक्वेंसी। ये आपके पास होती थी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। जो एक मॉड्यूलेशन आप और पढ़ते थे, वो मॉड्यूलेशन होती थी आपके पास फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद है हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या किया, हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कैरियर का एम्पलीट्यूड या कैरियर का डिस्प्लेसमेंट हमने चेंज किया है। किसके साथ? हमने वो चेंज किया है अपने ऑडियो सिग्नल के साथ। ठीक है, वो हमने चेंज किया है किसके साथ? ऑडियो सिग्नल के साथ। अब जब आप बात करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, तो ये हमारे पास ऑडियो सिग्नल यानी हमारा मैसेज है लो फ्रीक्वेंसी, ये हमारा कैरियर जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, इसकी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी को कौन सी कुछ इस तरीके से। अब जब आप कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, याद रखिएगा ऑडियो मैसेज के साथ आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ये बिल्कुल ऐसी है कि जब आप वो लेटर की बात कर रहे थे तो आप लेटर के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते। आप लेटर का जो एनवलप है उसको कर सकते हैं, जैसे सील करना चाहें कर दें, उसके ऊपर जो एड्रेस लिखना चाहें लिख दें एड्रेस। आप लेटर का जो एनवलप है वो छोटा कर दें, बड़ा कर दें, भारी कर दें, हल्का कर दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन जो लेटर है, आप ये नहीं कह सकते भाई ये लेटर बहुत बड़ा, हमने आधा फाड़ के फेंक दिया, आधा भेजेंगे। ऑडियो मैसेज जो होता है, आप ऑडियो मैसेज को कुछ भी नहीं करते। लिहाजा अब क्या होगा, आपको ये जो कैरियर है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती हुई नजर आएगी ऑडियो के साथ। किस तरीके से? जहां पर क्रस्ट बन रहा है, मैं एक काम करता हूं, मैं क्रस्ट का सिर्फ इंप्रेशन बना देता हूं ताकि आप बात जो है वो आसानी से समझ पाए। ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है। आपको नजर क्या आएगा? जहां पर आपके पास क्रस्ट है वहां पर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई नजर आएगी। ठीक है, और जहां पर ट्रफ है वहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? कम। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अगर आप गौर से देखें तो मैं कैरियर की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहा हूं,
किसके रेफरेंस से? ऑडियो के रेफरेंस से। तो ये आपके पास जो है वो कहलाती है क्या? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। हमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अंदर जो है वो कोई एज सच इक्वेशंस वगैरह जो है वो याद नहीं करनी। अगर आप बात करेंगे एडवांटेज डिसएडवांटेज की, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन गालिबन एक ऐसी चीज है जो आप आजकल अगर आप रेडियो जो है चैनल गौर से या शौक से सुनते हैं, तो आपने देखा होगा वो सारे एफएम होते हैं। वो एफएम का क्या मतलब है कि उनका जो सिग्नल है वो उसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो एडवांटेज जो होता है, शायद आपने रेडियो अगर सुना हो तो फ्रीक्वेंसी जो एफएम चैनल्स होते हैं उनकी आवाज कितनी क्लियर होती है। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जो नॉइज होती है वो बहुत कम होती है। जो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में नॉइज है, वो नॉइज आपके पास जो है वो कम होती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में आपके पास जो है वो जो डिवाइस जो एफएम करती है, वो डिवाइसेस जो है वो एक्सपेंसिव हुआ करती हैं। तो यहाँ पर नॉइस कम होगी, यहाँ पर आपको जो है वो बैंडविड्थ जो है वो ज्यादा मिलेगी। देखिए, ज्यादा बैंडविड्थ का मतलब है आप ज्यादा फ्रीक्वेंसीज को कैटर कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो डिवाइसेस होती हैं वो एक्सपेंसिव होती हैं। इसके बरखिलाफ अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, तो जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होती है, यहाँ पर आपके पास जो बैंडविड्थ होगी वो कम होगी। ठीक है। इनकी जो डिवाइसेस होती हैं वो चीप डिवाइसेस हुआ करती हैं। ठीक है। और यहाँ पर आपके पास जो नॉइज है, वो नॉइज जो है वो ज्यादा होगी। तो हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इन इन चीजों की थोड़ी सी जो है वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। किताब से एक दफा टॉपिक रीड कर लीजिएगा, हो सकता है बीच में आपको कोई एक आध कांस्टेंट या कोई एक आध रिलेशन नजर आ जाए, उस रिलेशन को जो है वो याद जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि आपके पास जो है वो एग्जाम में शायद आपसे जो है वो कभी पूछ लिया जाए। ठीक है। तो हमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बातें करनी थी। एरियल्स के मुतालिक मैंने आपको बता दिया है कि जो एरियल्स होते हैं वो बेसिकली उस सिग्नल की लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे, वेव लेंथ को, जिसको वो एंटरटेन करते हैं। ये वजह है कि हमें मॉड्यूलेशन करनी पड़ रही है। मॉड्यूलेशन करने के बहुत सारे रीजन है। एक तो ये कि आप एरियल की लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका सिग्नल दूर तक जो है वो कैरी करेगा, क्योंकि हमें पता है कि सिग्नल की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे जो है वो डिपेंड करती है। या आप ये कह सकते हैं, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ट्रैवल करता है तो जैसे जैसे वो ट्रैवल करता जाएगा इट विल डाई आउट। ये वजह है कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में या मोबाइल कम्युनिकेशन में हर एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद आपको जो है वो बूस्टर्स लगाने पड़ते हैं जो सिग्नल को एम्पलीफाई करते हैं। ठीक। अच्छा, फिलहाल हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है वो कुछ और नहीं पढ़ना। यानी अब जितनी चीजें मुझे पढ़ानी थी वो मैं करा चुका। मुझे अच्छी तरह याद है, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ न्यूमेरिकल कराने थे वो मैं कराऊंगा। लेकिन इस दौरान अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो कुछ पूछना चाहे, क्योंकि मैं बहुत देर से मुस्तकिल बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई बच्चा कुछ पूछना चाहे, मैं आपको 2 से 3 मिनट का जो है वो टाइम दे सकता हूँ। ठीक है। सारी वर्किंग जो है वो आपके सामने है। अगर आप में से कोई बच्चा जो है वो इसमें से कोई भी क्वेश्चन करना चाहे, तो आप जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अब या तो जो बातें मैंने बताई वो समझ में आ गई हैं, या उनका आइडिया एटलीस्ट हो गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया कि सब स्तर पे से गुजर गया, लिहाजा हमारे पास जो है ना वो कोई क्वेश्चन नहीं है पूछने के लिए। वैसे राविया एजाज, क्या ये सारी बातें आपने पहले कभी पढ़ी? ऐसी अपने अपनी जो है वो जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। कोई कोई भी एक बच्चा का बता दे कि सर हमने ये चीजें जो है वो पढ़ रखी हैं। जी राविया, आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं। सर राविया, आपकी आवाज जो है वो पहले भी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ। अगर कोई और बच्चा जो है वो बता दे।
जी मरियम। हाँ, कॉलेज में पढ़ रखी है आपने? ठीक है, तो आपने जो है वो इंटर किया हुआ या ए लेवल्स करके आए? सही। अगर पढ़ी हुई है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वैसे मेरी ये एक्सपेक्टेशन है कि आप में से मेजोरिटी ने जो है वो ये चीजें पढ़ रखी हो। इनको एक दफा रिव्यू कर लेगा। मेरे हिसाब से कोई एप्टीट्यूड के हवाले से कोई बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक नहीं है। अगर आप जो है वो कहीं से आपको एनईटी के बहुत सारे पेपर मिल गए हो या कोई बुक आपके पास मौजूद हो, तो इनसे रिलेटेड कोई बहुत जो है ना वो अच्छा सवाल आप ये नहीं कह सकते कि आपसे पूछा जाएगा। एक एक छोटा सा एमसीक्यू मुझे याद है, मैंने कहा मैं खुद ही बता दूं। देखिए, जो जब हम बात कर रहे थे ना बेंड थ्योरी की, तो जो क्रिस्टलाइंस होते हैं ना, उनकी तीन फॉर्म होती हैं। एक आपके पास कहलाता है सिंपल क्यूब, एक आपके पास कहलाता है फेस सेंटर्ड, और एक कहलाता है बॉडी सेंटर्ड। देखिए, सिंपल क्यूब ये वाला होता है। ठीक है, जब आप सिंपल क्यूब बनाएंगे, मैं एक ही तमीज से बना रहा हूं, बार बार यूज कर लेंगे। जब आप सिंपल क्यूब की बात करते हैं ना, तो सिंपल क्यूब में आपके पास 8 कॉर्नर्स बनते हैं। सिंपल क्यूब में आपके पास 8 कॉर्नर्स बनेंगे, और हर कॉर्नर के ऊपर एक जो है वो एटम रखा हुआ होगा। यानी सूरत हाल ऐसी होनी चाहिए, एक एटम यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक इधर, एक इधर, टोटल 8 होंगे। ठीक है, जब आप बात करते हैं फेस सेंटर की, तो फेस सेंटर में क्या होगा, स्ट्रक्चर यही रहेगा। अब यहाँ पर टोटल जो है वो 6 फेसेस हैं। 6 फेसेस का मतलब 6 सरफेसेस हैं। हर फेस के ऊपर एक एटम और होगा, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक इस फेस पे, एक सामने वाले फेस पे, और एक बॉटम पे, और एक बैक पे। यानी मुझे टोटल जो है वो अब 6 एटम यहाँ पे एक्स्ट्रा नजर आएंगे, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं। फिर एक कहलाता था बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड आपके पास जो है वो एग्जैक्टली जैसे सिंपल क्यूब होता है, ये वाला होगा, और इसमें एक एटम जो है वो इसके बॉडी के बिल्कुल सेंटर पे भी होगा। वैसे इतनी इतनी मुश्किल चीज कभी पूछी नहीं जाएगी। बता सकते हैं, एक क्रिस्टलाइन लैटिस में अगर एक सिंपल क्यूब है, तो एक क्यूब में एटम का कितना पोर्शन होता होगा? मेरा सवाल समझ पा रहे हैं? अगर आपके पास एक सिंपल क्यूब का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना, तो उसमें बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे क्यूब मौजूद होंगे। तो शायद मेरा जुमला से सुन लें, आप इस बात से एग्री करें कि एक एक एटम जो है ना, वो 4 क्यूब के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि डिवाइड हो रहा होगा। एक क्यूब जो है वो 4 के अंदर डिवाइड हो रहा होगा। अगर वो 4 के अंदर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है कि हर क्यूब के पास एटम का सिर्फ 1/4 आता है। इतनी मुश्किल चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। बस ये बातें आपको मालूम होनी चाहिए थी। जो एक काम बहुत अरसे से आपको जो है वो कराना चाह रहा था, वो काम था न्यूमेरिकल। हमने इलेक्ट्रिसिटी के जो है वो कुछ न्यूमेरिकल जो है वो कहा था कि हम करेंगे, और वो हमने किए नहीं। तो जल्दी से उन न्यूमेरिकल्स का जो है वो जिक्र कर दूं, अगर वो न्यूमेरिकल मुझे मिल जाए। अच्छा, अब अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को देख लें, तो हमने कुछ न्यूमेरिकल जो है वो पहले सॉल्व किए हुए थे। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ कॉपर वायर 2 मिलीमीटर इन डायमीटर। देखिए, यहाँ पर जो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे ना, वो फॉर्मूला आपके पास होगा
R is equal to रो L over A। यहाँ पर सवाल में अब वैल्यूज जो है वो मिसिंग है। सवाल में आपको रो भी गिवन होगा और सवाल में आपको अल्फा भी गिवन होगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे के पास जो है वो बुक मौजूद हो और वो मुझे जल्दी से रो और अल्फा की वैल्यू बता दे कि कॉपर के लिए रो कितना होता है और कॉपर के लिए अल्फा कितना होता है, तो हाँ, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। किसी के पास बुक मौजूद नहीं है क्या? चले, अगर आपके पास जो है वो बुक मौजूद नहीं है तो चले, फिर अब आप यहाँ पे ऐसे देख लें। देखिए, क्वेश्चन में आपसे कह रहे थे फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एट 50 डिग्री सेल्सियस ऑफ कॉपर वायर 2 मिलीमीटर इन डायमीटर एंड 3 मीटर लॉन्ग। सवाल में आपको रो भी गिवन होगा, अल्फा भी गिवन होगा। रो कितना गिवन है? 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 8 और अल्फा कितना गिवन है? 0.0039। फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे R इक्वल रो L ओवर A। अब याद रखिएगा कि एरिया तो पाई आर स्क्वायर से निकलेगा। वैल्यूज पुट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए है, वो इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये है कि ये जो रो और अल्फा की वैल्यूज हैं, ये रो और अल्फा की वैल्यूज बेसिकली जिस टेम्परेचर पर निकाली गई है वो जीरो है। किताब के अंदर ये वैल्यूज जो है वो जीरो पर गिवन है। अगर ये वैल्यूज आपको जीरो पर गिवन है तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा आर नॉट का, तो मेरे पास जो भी आंसर आएगा वो रेजिस्टेंस एट जीरो आएगी। ठीक, तो ये बनना चाहिए। आप रो की जगह लिखेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 8, लेंथ इज 3 डिवाइडेड बाय, अगर आप एरिया के यहाँ पे जो है वो वैल्यू पुट करेंगे तो वो होना चाहिए पाई आर स्क्वायर यानी 3.14। डायमीटर 2 मिलीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 और ये आर स्क्वायर है। इसको सॉल्व करके आर नॉट निकाल लेंगे। एक दफा आर नॉट आ गया तो आप आर टी कैसे निकालते थे? आर नॉट प्लस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी होना चाहिए 50 माइनस 0। याद रखिएगा रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में जिंदगी बड़ी आसान है कि डेल्टा टी हमेशा टेम्परेचर के बराबर होगा, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर लाजमी तौर पे क्या होगा? जीरो लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ये अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ अ टंगस्टन वायर यूज्ड इन अ फिलामेंट ऑफ अ 60 वाट बल्ब इज 240 व्हेन द बल्ब इज हॉट एट टेम्परेचर ऑफ 2020। तो बेसिकली मुझे रेजिस्टेंस गिवन है R 240 व्हेन टेम्परेचर इज 2020। तो मैं यहाँ पे टेम्परेचर लिख देता हूँ 2020। इसे केल्विन में कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि शायद आपको रूल याद हो कि जब भी आपके पास चेंज इन टेम्परेचर होगा, इट डजंट मैटर यू आर डूइंग कैलकुलेशन इन सेल्सियस और केल्विन। व्हाट वुड यू एस्टिमेटेड रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड? तो मुझे चाहिए रेजिस्टेंस एट 20 में, इसको कह देता हूँ T2। फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे आर टी इक्वल आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। पहले यहाँ पर आर टी की जगह आप लिखेंगे 240। आर नॉट है 1 प्लस अल्फा, आपको डेफिनेटली जो है वो मालूम होगा, और डेल्टा टी की जगह 2020 आ जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप पहले आर नॉट निकालेंगे। जब एक दफा आर नॉट की वैल्यू आ गई तो अब आप ये कह सकते हैं कि जो आर टी है यानी R20 वो बराबर होगा आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू 20। वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आंसर निकालना है। जब हमने ईएमएफ की बात की थी तो मैंने दो बातें बताई थी कि सेल आपके पास चार्ज भी होता है और सेल आपके पास डिस्चार्ज भी होता है। और शायद आपको इक्वेशन का डिफरेंस याद रह गया हो कि जब आप कहते हैं कि सेल इज डिस्चार्जिंग, E इज इक्वल टू V माइनस आई आर अप्लाई किया जाता है, और जब आप कहते हैं सेल इज चार्जिंग तो E इज इक्वल टू V माइनस आई आर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मूले का डिफरेंस आपके जहन में होना चाहिए, क्योंकि मैंने ईएमएफ पढ़ाते वक्त खासतौर पर बताया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखें, a battery of EMF 24 volt is connected to 10 ohm load and a current of 2.2 ampere flows in it। क्वेश्चन पढ़ के क्लियरली आइडिया हो रहा है कि सेल इज डिस्चार्जिंग। क्यों?
अगला सवाल देखिए, अ सोर्स ऑफ व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज नीडेड टू चार्ज अ बैटरी। हमें बहुत क्लियरली आइडिया हो रहा है कि बैटरी इज बीइंग चार्ज्ड, तो आप लिखेंगे A is equal to V plus IR, EMF is 24, ठीक। अच्छा, फॉर्मूला तो आपने यही यूज करना है, लेकिन पहले आप टर्मिनल जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। हमें चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस और हमें चाहिए टर्मिनल वोल्टेज। आप क्या करेंगे, E इज इक्वल टू, अब आपकी मर्जी, आप V को क्या लिख दें, आई आर, आई इंटू स्मॉल आर, आई कॉमन ले लीजिए, R प्लस स्मॉल आर। अब देख लीजिए, मुझे E मालूम है 24, मुझे करंट मालूम है 2.2, मुझे R मालूम है 10। मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूं, R की। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, आपको जो है वो टर्मिनल वोल्टेज भी चाहिए ना, तो पहले आप V निकाल लेते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, यानी I आपके पास 2.2 है, R आपके पास 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, 22 वोल्ट्स, ठीक। तो आपके लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना जो है वो शायद ज्यादा आसान हो जाता अगर आपने पहले V निकाला हुआ होता, ठीक है। वैसे अब ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये पूरा सॉल्व करने की नीड होती नहीं है। देखिए क्यों, हमें नजर आ रहा है लोड इज 10, करंट इज 2.2, तो टर्मिनल वोल्टेज 22 बन जाएगा। 22 बनने का मतलब है कि 24 ईएमएफ था, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के पास सिर्फ कितना आएगा, 2 वोल्ट। और अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो मुझे 2 वोल्ट को करंट से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि V इक्वल IR होता है, यानी 2 ओवर 2.2। अब ये 2 ओवर 2 होता तो 1 आंसर आता, 2 ओवर 2.2 है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे पास आंसर जो है वो 1 से कम आ जाएगा, 0.9 0.8 के करीब आ जाएगा। आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे। A source of what potential difference is needed to charge a battery of 24 volt EMF? तो अब यहां फॉर्मूला होगा E is equal to V minus IR, ठीक। बैटरी का EMF कितना है, 20, V मुझे मालूम करना है, करंट मेरे पास कितना है, 70, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 0.1, तो 20 इक्वल V माइनस 7, तो V का आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, 27 वोल्ट। और ये सवाल भी अगर एग्जाम में आपके पास आता तो मेरा नहीं ख्याल था बहुत ज्यादा मेहनत करनी थी। क्यों, करंट कितना है, 70, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 0.1, तो जो लॉस वोल्टेज है वो कितना होगा, 7 वोल्ट का। अब बैटरी का ईएमएफ 20 है, लॉस वोल्टेज 7 है, तो 20 प्लस 7 से मुझे क्या मिल जाएगा, 27। अब आप बगैर लिखे भी जो है वो आंसर निकाल सकते थे। अच्छा, किताब में आपको जो है वो इस तरह के न्यूमेरिकल भी नजर आएंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का की कॉस्ट निकाल दें। तो याद है, जब आप बात करते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की, तो वो क्या होता है, किलोवाट आवर। किलोवाट आवर इज कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स के। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट निकालनी होती है तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं आप रेट, रेट का मतलब है पर यूनिट कॉस्ट, रेट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, और नंबर ऑफ यूनिट से मेरी मुराद होती है एनर्जी इन किलो वॉट आवर, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं आपको क्वेश्चन जो है वो दिखाने में कामयाब हो जाऊं, आप तमाम बच्चों ने करना ही है कि जो न्यूमेरिकल आप सामने देखेंगे, आपने सिर्फ इस न्यूमेरिकल को जो है ना वो सॉल्व कर देना है। से मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें और जो भी आंसर आए महफूज कर लें, फिर मैं अभी 5 मिनट में क्लास कंटिन्यू करूंगा तो मैं आपसे आंसर ले लूंगा।
जी, क्या क्या हमने आंसर निकाल लिया इस क्वेश्चन का? हेलो, क्या क्या हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? जी रावी एजाज। जी सर, हो गया सॉल्व। हाँ, क्या आंसर आ रहा है आपके पास? सर एनर्जी आ रही है 2.7 किलोवाट पर आवर और कॉस्ट आ रही है 3.915। एनर्जी कितनी आ रही? 7 2.7 किलोवाट आवर। और कॉस्ट कितनी आ गई? 3.915। 2.91। 3 अच्छा देखें अब। 3.9। ओके, 3.9। चले, अब अगर आप लोग के पास ये आंसर आ रहा है, मैं जल्दी से समराइज कर दूं आपने सॉल्व कैसे किया होगा। देखें, सवाल में आपको वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है। हाउ मच एनर्जी इन किलोवाट आवर इन जूल डज इट यूज इन 45 मिनट्स? सो व्हाट यू वर सपोज्ड टू डू, एनर्जी इज इक्वल्स टू वी आई टी। वी आपको 240 गिवन है, आई आपको 15 गिवन है, टाइम आप लेंगे 45 मिनट्स यानी 60। अच्छा, क्योंकि ई कैट वाले हैं, आपके पास तो कैलकुलेटर अलावा है, आप सिंपली यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब मैं एम कैट में करा रहा था, मैंने उस बच्चों से कहा कि इन दो को मल्टीप्लाई करने का देखिए आसान तरीका क्या है। 240 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 आएगा, और 240 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है वो 5 4 20 10, तो 1200 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दें 3600। तो आप ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। वैसे एनईडी में तो कैलकुलेटर अलाउ है, आपको मुश्किल होनी नहीं चाहिए। यहाँ से एनर्जी आपके पास जूल्स में आएगी। जो भी आंसर आएगा आप उस एनर्जी को 3.6 एक्सपोनेंट 6 से डिवाइड करेंगे ताकि आपके पास आंसर किलोवाट आवर में आए, और जो भी किलोवाट आवर में आंसर आएगा उसे 1.45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको कॉस्ट मिल जाएगी। अच्छा, एक सवाल मेरी नजर से जो है वो गुजरा, आप लोगों ने अगर पास पेपर अपने सॉल्व किए हुए पास 10 ईयर्स पेपर, तो शायद आपको भी नजर आए। वो कुछ इस तरह का सवाल देते थे कि आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, आपके पास एक जो है वो ब्लॉक है कुछ इस तरीके का। जो ब्लॉक है वो रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। मैं जल्दी से ब्लॉक कंप्लीट कर दूं, फिर मैं अपनी बात समझा देता हूँ। रेक्टेंगुलर ब्लॉक का मतलब है कि मैंने इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर स्क्वायर लिया हुआ, यानी अगर ये साइड 2 मीटर है तो ये वाली साइड भी कितनी है? 2। इसकी लेंथ 8 मीटर्स है। अब वो सवाल कुछ ऐसा करते थे कि जो कंडक्टर है इसकी रेजिस्टेंस निकालें बिटवीन दी फेसेस। बिटवीन दी फेस का मतलब होगा कि एक फेस हमने ये वाला कंसिडर कर लिया, और एक फेस हमने ये कंसिडर कर लिया। अगर मुझे बिटवीन दी फेसेस रेजिस्टेंस चाहिए तो मैं क्या करूंगा, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए। अब यहाँ पर जो लेंथ है वो 8 ली जाएगी, और यहाँ पर जो एरिया है वो 2 × 2 लिया जाएगा, क्योंकि स्क्वायर फेस का जो एरिया है वो 2 × 2 है, और जो लेंथ है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन द फेसेस है, वो 8 है। अगर वो सवाल में कहते हैं कि आप जो है वो रेजिस्टेंस निकालें बिटवीन रेक्टेंगुलर फेसेस, यानी वो इसकी बात कर रहे होते हैं। एक फेस जो है वो ये पीछे वाला है, और एक फेस आपके पास जो है वो फ्रंट वाला है। यानी पहले केस में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये डायरेक्शन ऑफ करंट थी। अगले केस में करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी पीछे वाले रेक्टेंगल से आगे वाले रेक्टेंगल की तरफ। अब अगर आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो रो लेंथ की जगह 2 आएगा और एरिया की जगह 2 × 8 आएगा। एक अच्छा सवाल, एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए कि अगर वो रेक्टेंगुलर कंडक्टर की बात कर लें
तो आप करंट जो है वो ऐसे निकाल सकते हैं या रेजिस्टेंस ऐसे निकाल सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर सवाल किया जाए कि मेरे पास 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं, लेट्स से 8, 8 और 8, इन 3 रेजिस्टेंसेस को आप कितने कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर सकते हैं? तो पॉसिबिलिटी नंबर 1, ऑल सीरीज। ऑल सीरीज का मतलब है इक्विवेलेंट कितना आएगा? 24 ओम। नंबर 2, ऑल पैरेलल। अगर अब आपकी अरिथमेटिक अच्छी है तो मेरा ये ख्याल है कि ऑल पैरेलल में ये 8/3 बन जाएगा, क्योंकि 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 विल बिकम 3/8, लेकिन ये 1/r है। तो r क्या होगा? 8/3, और 3 into 2 is 6। तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो क्या 2.2 के करीब आने वाला है। अगर मैं डिवाइड कर दूं तो यहाँ 2 बचेगा, पॉइंट लाएंगे 0, तो ये 6 आ जाएगा, बेसिकली 2.66 रिकरिंग डेसिमल बन जाएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? 1 इन सीरीज एंड 2 इन पैरेलल। इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी इतनी नीड है नहीं। क्यों? अगर एक सीरीज में तो 8 आ जाएगा, और याद है दो इक्वल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे तो उनका इक्विवेलेंट आधा आता है, तो 4 आएगा। मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 12 ओम। देखिए मैं डायरेक्टली सॉल्व करने का आपको तरीका समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं डायरेक्टली ही सॉल्व कर रहा हूँ। अदरवाइज आप वो पूरा काम करेंगे, सर्किट बनाएं, ये 8 ओम है, ये 8 ओम है, और ये वाला 8 ओम है। फिर आपके 8 और 8 पैरेलल है, 1/8 प्लस 1/8 विल बिकम 2/8, तो r होगा 8/2, यानी 4 आंसर आ जाएगा। फिर 4 और 8 सीरीज में तो 12 आंसर आ गया। चौथी पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या बन सकती है? चौथी पॉसिबिलिटी मेरे पास बन सकती है कि 2 इन सीरीज एंड 1 इन पैरेलल। तो अब अगर दो सीरीज में हो गए तो दो सीरीज का आंसर मेरे पास क्या आएगा? 16। तो अब पैरेलल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1/16 प्लस 1/8, क्योंकि जब वैल्यूज चेंज हो गई तो थोड़ी सी मेहनत कर ही लीजिए। 16 एलसीएम आएगा 1 + 2, तो r विल बी 16/3। 3 5 15 होता है, तो मेरा ख्याल है 5.33 ओम आंसर आ जाएगा। अगर 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करना हो तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज हैं। लार्जेस्ट कब आएगी? व्हेन ऑल आर इन सीरीज, सो दिस इज आर मैक्स। मिनिमम कब आएगी? व्हेन ऑल आर इन पैरेलल। तो वैसा क्वेश्चन भी दे सकते हैं कि 3 इक्वल रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड in a manner that maximum is achieved, so it means that all are connected in series. Minimum is achieved, all are connected in parallel. ठीक है। या फिर वो ये भी कर सकते हैं कि सवाल इस तरह दें, शायद आपने न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व किया भी हो, कि 3 resistors each of 8 ohm are connected in different combination, which of the following cannot be achieved? इसका क्या मतलब है? सारे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकाल लें, ऑप्शन में कोई एक ऐसा होगा जो अचीव नहीं किया जा सकता। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर वो सवाल मैं बनाऊं तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे आंसर दूंगा कि बच्चा डायरेक्टली निकाल ले। क्या मतलब है? अगर मैं कहूं कि मेरे पास 4 रेजिस्टर्स हैं, सवाल मुश्किल कर देता हूँ, 4 में कॉम्बिनेशन बहुत सारे बन जाएंगे। 4 इक्वल रेजिस्टर्स, क्योंकि अगर रेजिस्टेंसेस इक्वल नहीं होंगी ना तो ये 3 में भी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज बन जाएंगी। 4 इक्वल रेजिस्टेंसेस हैं और हर एक की रेजिस्टेंस कितनी है? लेट्स से 7 ओम। Which of the following cannot be the equivalent of any of the combination? अब मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, ठीक है। वो ऑप्शन मैंने आपको दिए, लेट्स से, इनफैक्ट मैं सवाल जो है वो ये कर देता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, और आपको ऑप्शन दिए गए 30 ओम, 100 ओम, 28 ओम, और डी में आपको दे दिया जाए लेट्स से 35 ओम। तो अब आपको कुछ करने की नीड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 है, चारों इक्वल है, सीरीज में मैक्सिमम होता है, तो 28 से ज्यादा तो आंसर आ ही नहीं सकता। तो इस तरह का सवाल आए तो शायद आपको पूरा सॉल्व ना करना पड़े, लेकिन अगर वो सारी वैल्यूज ऐसी दे दें जो 28 हो या 28 से कम हो, तो 28 से कम में तो आपको जो है वो चेक करना पड़ जाएगा।
और मेरा ख्याल ये है कि आप एक 28 वाला सॉल्व करें और आप एक पैरेलल वाला सॉल्व करें। पैरेलल वाले से क्या मुराद है? 1/7, 1/7, 1/7, 1/7, it will become 4/7, so r will be 7/4। so ये ऑलमोस्ट जो है वो 2 के बराबर है। 2 से थोड़ा कम होगा तो मैं इसको 1.9 मान लेता हूँ। इसका मतलब है 1.9 और 28 एक मिनिमम है, एक मैक्सिमम है। अगर वैल्यूज इस रेंज के बाहर हुई तो उनको तो आप ऐसे डिस्कार्ड कर दें, अगर बीच की होंगी तो चेक करनी पड़ेगी। याद रखिएगा ये वेक्टर वाला केस नहीं है कि 1.9 और 28 मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान सारे आंसर्स पॉसिबल हैं। ये डिस्क्रीट डिस्टेंसेस हैं। 1.9 और 28 के दरमियान कुछ ही आंसर ऐसे होंगे जो पॉसिबल होंगे। ठीक है, ये कुछ कुछ न्यूमेरिकल थे क्योंकि मैंने एमकेट में करवाए थे, मैंने सोचा आपको भी करवा दूं। आप तमाम बच्चे एक बात अच्छी तरह सुन लें कि आज हमारी आखिरी क्लास थी। मैंने लास्ट टाइम भी इस बात की जो है वो वजाहत कर दी थी कि आखिरी क्लास जरूर है, लेकिन मेरा आपका इंटरेक्शन कम से कम उस वक्त तक तो है जब तक आप एनईडी का टेस्ट नहीं दे देते। और इंटरेक्ट करने के तरीके आपको मालूम है, आप जो है वो गूगल क्लासरूम पे है। मैं कोशिश करूंगा, मैंने अभी इलेक्ट्रिसिटी के मैक्सिमम के पेपर्स जो है वो ऑलमोस्ट बना दिए क्योंकि गूगल क्लासरूम पे थोड़ा टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह एक आध दिन में मैं अपलोड कर दूंगा, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि अभी फिलहाल आप जो है वो, मुझे नहीं पता अभी मंडे को आपका टेस्ट है या नहीं है, शायद अब आपका जो है वो कोई मॉक एग्जाम ही होगा। तो मैं आजकल में डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो अपलोड कर दूंगा। प्लीज उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा। गूगल क्लासरूम पे बहुत सारे पेपर्स हैं, अगर अटेम्प्ट नहीं किए हुए उनको अटेम्प्ट करें। कंफ्यूजन्स हैं बिल्कुल पूछ लें। तो मेरे आपका इंटरेक्शन कम से कम उस वक्त तक है जब तक आप एनईटी का टेस्ट नहीं दे देते। नंबर 1, इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आप गूगल क्लासरूम यूज करें, उसके ऊपर अपने कमेंट जो है वो आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, मैंने बिल्कुल शुरू में बात कही थी कि जो एमसीक्यूज की प्रिपरेशन होती है ना, वो तो समंदर की तरह है। जितनी दफा उसमें हाथ डालेंगे आप कोई डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर उसमें से निकालने वाले हैं। ठीक है ना? और आप ये भी नहीं कह सकते कि सर मैंने 2000 एमसीक्यूज कर लिए तो मेरी तैयारी पूरी हो गई। नहीं, कुछ भी आ सकता है। कभी कभार हम बड़ा आसान सा एमसीक्यू गलत कर देते हैं, हम मुश्किल से मुश्किल जो है वो सही कर देते हैं क्योंकि मुश्किल चीजों पे हम ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि कभी कभार आसान जो होता है ना वो गलत हो जाता है। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड नीडेड है, प्रैक्टिस नीडेड है। क्वेश्चन मैं पढ़ाने के दौरान शायद मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको कराए भी, ऐसे दिए भी जो शायद आपके पास नहीं आने, वो सिर्फ इस सोच के तहत दिए कि थोड़ा सा जो है वो आपका जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा जो है वो आपका जो होराइजन है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए कि हाँ ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है। लेकिन अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका फोकस जो है वो सिर्फ उस तरह के एमसीक्यूज पे होना चाहिए जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एनईडी के लेवल पे जो है वो पूछे जा सकते हैं। तैयारी जरूर करें, मेरा कम से कम पूरा कॉपरेशन रहेगा। आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते आप पूछ सकते हैं, आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होते आप पूछ सकते हैं। सारे फोरम मैंने आपको बता दिए। आज के बाद अब मैं आपके लिए सिर्फ जो है वो दुआ करूंगा कि आप में से वो बच्चे जो एनईडी जाना चाहते हैं वो, और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो वो बिल्कुल जाएं। लेकिन क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मेरी आपकी अगली दफा कोई इस तरह की इंटरेक्शन होगी या नहीं होगी, एक एक बात ध्यान में रखिएगा कि हमारा कोई भी रिजल्ट, कोई भी नतीजा एंड ऑफ दी वर्ल्ड नहीं होता। यानी आज अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर एनईडी में एडमिशन नहीं हुआ तो अब तो यहाँ पर दुनिया जो है वो मेरे लिए खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। हम हमारा ये यकीन होना चाहिए कि हाँ, तकदीर ने, कुदरत ने हमारे लिए कुछ अच्छा रखा होता है, सोचा होता है। अगर आपने एफर्ट की एनईडी जाने के लिए, आप एनईडी नहीं जा पाए, आप कहीं और चले गए, हो सकता है कि आप वहां पर इतने कामयाब हो जितना आप एनईडी में नहीं हो सकते थे। तो मायूसी कुफर है। हमेशा अच्छी उम्मीद रखें, अपनी पूरी मेहनत करें। हरगिज मेरे जुमले का ये मतलब मत लीजिएगा कि फ्लो विद द फ्लो वाली बात है कि बस जैसा हो रहा है। फेल हो गया तो घर वालों को बता रहे हैं, सर यासी कहते हैं फेल हो गया, अच्छा हुआ, कुछ बहुत अच्छा रखा है, मैंने ऐसा नहीं कहा। अपनी मेहनत पूरी कीजिए, अपनी एफर्ट पूरी लगाइए। उसके बाद अगर वो अचीव ना कर पाए जो आप करना चाह रहे थे, तो फिर मुसलमान होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये अपने आप को यकीन दिला दें कि कुछ इससे बेहतर ही होगा। तैयारी कीजिए। आपने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर 4 साल बड़ी मेहनत की। अब मेरे ख्याल से गिनती गई है कोई 2 हफ्ते 3 हफ्ते रह गए।
ठीक है, एनईडी ने टेस्ट जो है वो डेट जो है वो कंफर्म कर दी, अगर किसी को मालूम हो। Yes, sir. मेरा second सॉरी, 2 सितंबर। Yes, sir. अच्छा, मेरा ऐसा ख्याल है कि अच्छा चला, अगर उन्होंने सेकंड कंफर्म कर दिया और आप लोग के क्या फॉर्म वगैरह जा चुके हैं? Yes, sir. Form online submit. ठीक। Yes, sir. दानिया कुछ कहना? जी रावी। सर मैं सर एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं हमारे पास। एडमिट कार्ड आ चुके हैं? जी सर। जबरदस्त। जी दानिया, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं कह रही थी कि आई थिंक डिफरेंट डेट्स हैं, क्योंकि मेरे एडमिट कार्ड पे 3 सितंबर डेट लिखी हुई है। ठीक, हाँ, वो मेरे ख्याल है 2 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक के दरमियान जो है वो, क्योंकि अब वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा तो एक दिन जी तो वो सर। 3000 बच्चों का एग्जाम नहीं लेंगे। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि 2 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक वो 5 दिन तक जो है वो एग्जाम लेते रहेंगे, कुछ ऐसा ही है। बहरहाल आज जो है वो अगस्त की जो है Yes, वो sir. 21 है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अभी, आप सबके पास कम से कम 10 दिन तो है। ये 10 दिन जो है वो एक कर दीजिए, 24 घंटे पढ़ना पड़े तो 24 घंटे भी पढ़ लीजिए। भाई ये ध्यान में रखिएगा, एग्जाम से एक दिन पहले जो है ना, थोड़ी सी अपनी नींद वींद और होशो आवाज में बैठिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड है और आपकी 4 साल की मेहनत जो है वो 2 घंटों के अंदर जज हो जाएगी। ठीक, तो अब मैं आपके लिए करूंगा दुआ। अगर आपको कहीं भी ये लगे कि आई कैन असिस्ट यू और आई कैन सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम्स, तो फील फ्री, जस्ट डोंट हेजिटेट। आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करें, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करें, आप गूगल क्लासरूम पे कमेंट करें, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लीजिए अपने टेस्ट से पहले। ठीक, तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, इंशाल्लाह अच्छी उम्मीद के साथ खत्म करते हैं कि अब आप एनईडी जाना चाहते थे, आपने मेहनत की है, तो आप वहां तक चले जरूर जाए। जी राविया, कुछ कहना चाहते हैं? सर वो एक चीज पूछनी थी कि एनईडी में कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं? एनईडी में कैलकुलेटर अलाउ होते थे, अब इस साल की उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई क्या? सर एडमिट कार्ड पे लिखा है कि प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं है। हाँ, वो प्रोग्रामेबल Programmable अलाउ नहीं है ना। हाँ, प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर से मुराद वो कैलकुलेटर्स होते हैं जिनके अंदर आप फॉर्मूले वगैरह फीड कर सकते हैं। यानी जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज करते हैं ना, हाँ, जो सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, वो सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा। प्रोग्रामेबल वो है जिनके अंदर ग्राफ्स बन जाएंगे, जिनमें आप इक्वेशन फीड कर सकते हैं, वो अलाउ नहीं होते। ठीक है, वैसे मैं सारे बच्चों को मशवरा देता हूँ कि जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को पता भी नहीं होता उनका कैलकुलेटर जो है वो प्रोग्रामेबल है या नहीं है। प्रोग्रामेबल पे वैसे लिखा हुआ भी होता है कि वो प्रोग्रामेबल है। आप साइंटिफिक के साथ एक सिंपल कैलकुलेटर एहतियात के तौर पर अपने पेंसिल बॉक्स में या बॉक्स में या पॉकेट में रख के चले जाएं, कि अगर वो आपके कैलकुलेटर पर ऑब्जेक्शन करें सो दैट यू हैव ऑल्टरनेट वे, क्योंकि अगर सिंपल भी मिल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आप तमाम बच्चों के लिए जो है वो सिर्फ दुआएं करूंगा। ठीक, सो जहां भी आपका एडमिशन हो, एक दफा अपडेट जरूर कीजिएगा कि आप कहां तक पहुंच गए। ठीक, तो जाते जाते अगर किसी बच्चे के जहन में कोई सवाल या कोई बात है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। अदरवाइज दिस विल बी द एंड ऑफ दिस सेशन फॉर अस एट लीस्ट।